हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें DEC 1 का जो 18 चैप्टर का मैंने आधा चैप्टर करवा दिया था, बचा हुआ आधा चैप्टर मैं इस वीडियो में करवाऊंगी। तो हमने अहम केंद्रिकता तक पढ़ लिया था और अभी इसके बाद है बच्चों की संज्ञानात्मक विशेषता। जब संज्ञानात्मक योग्यता बढ़ती है तो बच्चे वस्तुओं को मिलाना सीख जाते हैं। तो अब हम वो टॉपिक देखेंगे, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है ना कि बच्चा है, इसमें अलग अलग पत्तियां हैं, अलग अलग शेप के। बच्चे को सेम जो शेप की पत्तियां हैं वो मिलानी है। तो ये होता है वस्तुओं को मिलाना। जब 3-4 वर्षीय बच्चे को ऐसी वस्तुओं का संग्रह दिया जाए जिसमें से 2 वस्तुएं एक जैसी यानी कि समान हो और शेष अलग अलग या असमान हो, तो इस उम्र के बच्चे उनमें से समान जोड़ों को खोज सकते हैं। उसी तरह एक संग्रहण जिसमें एक वस्तु के अलावा अन्य सभी वस्तुएं समान हो तो वे अलग वस्तु का पता लगा सकते हैं। इससे पता चलता है कि उनमें वस्तुओं को मैच करने यानी मिलाने की योग्यता विद्यमान है। किसी साधारण सी क्रिया को आयोजित करके आप शाला पूर्व बच्चों को वस्तुओं को मिलाने की योग्यता का पता लगा सकते हैं। यानी कि इस चीज़ के लिए कोई ज़्यादा बड़ी खेल क्रिया का आयोजन करने की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटी सी खेल क्रिया के आयोजन के द्वारा भी हम ये पता लगा सकते हैं। जैसे कि अनेक पत्तियों का संग्रह करें और उसमें से एक जैसे दिखने वाली पत्तियों को मिलाने के लिए बच्चे से कहा जा सकता है। यदि बालिका वस्तुओं को सही रूप से मिला सकती है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वह समान व भिन्न में अंतर कर सकती है और इन दोनों संकल्पनाओं से वो परिचित है। समान और भिन्न यानी कि अलग वस्तुओं में अंतर करने की योग्यता ज़्यादातर संज्ञानात्मक कौशलों का ही आधार होता है। साक्षरता के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। जैसे कि जो कई अक्षर होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि मैं, भ, द, ढ हो गया, ज और ग, ये एक जैसे से देखने में लग सकते हैं, लेकिन इनमें अंतर करना बालिका को आना चाहिए। समान और भिन्न की यह मूलभूत संकल्पनाएं ही विभेदीकरण की ओर अग्रसित करती हैं। समानता और भिन्नता की संकल्पनाओं को जानने के लिए यही योग्यता बच्चों में सहायता करती है, यानी कि बच्चे के अलग कर पाते हैं किसी चीज को। नेक्स्ट, बच्चों में कौन सी विशेषता बढ़ती है कि सामान्य संबंधों की पहचान कर लेते हैं बच्चे नॉर्मली सामान्य संबंध, एक चीज का दूसरी चीज से संबंध जान पाते हैं इस उम्र में। शाला पूर्व बच्चे उन 2 वस्तुओं जो कि एक जैसी तो नहीं है फिर भी उनमें संबंधता है, यानी कि चीजें दिखने में एक जैसी नहीं है लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि कॉपी के साथ पेन हो गया, पेंसिल के साथ इरेजर हो गया। इस तरह से बच्चे जान जाते हैं कि इन चीज़ों का आपस में क्या संबंध है। उनकी इस योग्यता को सामान्य संबंधों को पहचानने की योग्यता कहा जाता है। यह वस्तुओं को मिलाने की योग्यता से भिन्न होती है क्योंकि मिलाने में समान जोड़ों को ढूंढना शामिल होता है। यानी मिलाएंगे तो समान होना चाहिए, लेकिन सामान्य संबंधों में वे जोड़े आते हैं जो असमान होने के बावजूद भी जोड़े कहलाते हैं क्योंकि उनमें कोई ना कोई पहलू समान होता है। जैसे कि वे ऊपर नीचे हो गया, ठंडा गर्म, विपरीत भी हो सकते हैं, या वे वस्तुएं भी हो सकती है जो इकट्ठी प्रयुक्त होती है। जैसे कि जूते मोजे, बाल के साथ कंघी यूज होती है, फूल में फूलदान यूज होगा फूल के लिए। इसमें कारण और प्रमाण का संबंध भी हो सकता है, जैसे बादल बारिश, सूरज दिन। मूल रूप से सामान्य संबंधों के आधार पर वस्तुओं के जोड़े बनाते समय बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी 2 चीजें साथ साथ जाती हैं या कौन सी 2 वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इस योग्यता में तर्क शक्ति शामिल होती है। यह योग्यता शाला पूर्व वर्षों में बच्चों में विकसित होती है, यानी कि बच्चे सामान्य जो आपस में संबंधित होती है ना चीजें, उनको मिला सकते हैं। इसी योग्यता के आधार पर आप बच्चों के लिए रोचक क्रिया आयोजित कर सकते हैं। बच्चों को सामान्य संबंधों को पहचानने की योग्यता को आंकने में भी यह क्रिया सहायक होगी। जैसे कि एक क्रिया का नीचे एग्जाम्पल दिया गया है कि कॉपी हैं, उनके गत्ते या फिर जो पतले गत्ते होते हैं उन पर 4 सेंटीमीटर का वर्गाकार कार्ड बनाएं। कार्डों के प्रत्येक जोड़े पर ऐसी 2 चीजें वस्तुएं बना दें जिनका आपस में संबंध हो। जैसे
एक कार्ड पर टेबल बनाएंगे तो दूसरे पर कुर्सी, इस तरह से एक जोड़ा तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे जूता बना दिया, सॉक्स बना देंगे साइड में, है ना। हम किसी भी चीज़ को इस तरह से जोड़े में बना सकते हैं और वो बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चे से फिर कहेंगे कि भाई इस चीज़ से संबंधित जोड़े को उसके साथ मिला के रखना है आपको। कार्ड पर जो वस्तुएं हम बनाएंगे वो वैसे ही होनी चाहिए कि बच्चे उसको समझ सकें, यानी कि जो चित्र हम बनाएंगे वो बच्चे को समझ में आने चाहिए। जैसे यदि आप चांद और रॉकेट का जोड़ा बनाते हैं तो संभव है छोटे बच्चे, शालापूर्व बच्चे उसमें संबंध न जानते हो और इसी कारण वे उसका जोड़ा न बना पाए। तथापि असंभव कि 5 से 6 साल का बच्चा, यानी कि थोड़ा बड़ा बच्चा हो, वो इसमें संबंध देख पाए, और ऐसा तभी संभव है जब वह इस संकल्पना से परिचित हो, यानी बच्चे उस चीज़ के बारे में जानते हों और बच्चों को वे चित्र समझ में आए। हमें वैसी ही चीज़ें बच्चे की उम्र के हिसाब से बनानी होंगी। इस प्रकार ये कार्ड आपके लिए एक अन्य क्रिया के लिए सहायक होंगी। ये आपको उन संकल्पनाओं से अवगत कराएंगे जिससे बच्चे परिचित हैं या जिसके बारे में वे जानते हैं। यदि आप भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए इन कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो यह जान पाएंगे कि बच्चों की समझ उम्र के साथ साथ विकसित होती है। तो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं कार्ड बना के, इनसे आपको जोड़ा बनाना है। जैसे नारियल है, कहाँ लगता है, पेड़ के साथ जोड़ा बन जाएगा। कुर्सी है, टेबल, और ये यहाँ पे बैल है, ये बैलगाड़ी के साथ। कार्ड से संबंधित अनुभव को आप यहाँ लिख सकते हैं। नहीं, आपके पास बुक है, उसमें आप अगर ये क्रिया आयोजित करें तो उसमें आपको जगह दी गई है, उसमें लिख सकते हैं। सामान्य संबंधों के आधार पर वस्तुओं के जोड़े बनाना सीखना बालिका को एकाएकी संगति एक एक करके उस चीज़ों के बारे में बच्ची को बताता है जो कि बाद में गणितीय समझ के लिए जरूरी होती है। बाद की अवस्थाओं में और अधिक जटिल सादृश्य मूलक वस्तुओं को समझने के आधार भी यही योग्यता है। यानी ये बाद की अवस्थाओं में बच्ची के लिए गणितीय जो संकल्पनाएं बनाने में बच्ची के लिए आवश्यक होगी, और बच्ची के लिए और चीज़ों को भी समझने में आवश्यक होगी। जैसे चाकू है तो सब्जी काटने के लिए, कुल्हाड़ी किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए है, लकड़ी काटने के लिए होगी कुल्हाड़ी, तो इस चीज़ों को बच्ची जानने लग जाएगी। इन चीज़ों की भी समानता देखना एक मूल आधार है जिसके द्वारा हम दुनिया की जटिलता को समझ सकते हैं। एक बार जब बच्चे जोड़ों में सामान्य संबंध देखने लगते हैं तो वे समझने लगते हैं कि वस्तुओं को संबद्ध करके अनेक तरीके हैं और इन जोड़ों के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि एक चीज़ से विपरीत हो गया, कारण और उसके परिणाम के कारण भी जोड़े बना सकते हैं। तो ये बच्चे धीरे धीरे समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जब बढ़ता है तो उनमें संरक्षण करना बच्चे सीख जाते हैं। संज्ञानात्मक योग्यता, संरक्षण की योग्यता के बारे में पियाजे ने बहुत ही रोचक प्रयोग किए थे। उन्होंने पाया कि संरक्षण कर पाने की योग्यता उम्र के साथ साथ विकसित होती है, यानी संरक्षण की योग्यता बच्चे में धीरे 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 उम्र के साथ विकसित होती है। संरक्षण से अभिप्राय है यह समझना कि किसी वस्तु की मात्रा वही रहती है, चाहे उसका आकार बदल दिया जाए या उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया जाए, जब तक कि उस वस्तु में कुछ मात्रा और जोड़ी या घटाई ना जाए। यानी ये संरक्षण की संकल्पना है जो बच्चों में पाई जाती है। ये संरक्षण की संकल्पना, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। पियाजे ने प्रयोग किया था, वो कैसे किया था? पदार्थों के संरक्षण पर किए गए पियाजे के प्रयोगों में से एक प्रमुख प्रयोग है कि पियाजे ने कुछ बच्चों को मिट्टी का एक एक ढेला दिया था और उनसे बिल्कुल वैसा ही दूसरा ढेला बनाने के लिए कहा। मिट्टी का एक ढेर सा दे दिया, छोटा सा ढेला सा बना के, और कहा कि सेम टू सेम वैसा आप बनाओ। उन्होंने बच्चों ने बनाया, उन्होंने पूछा कि क्या ये बिल्कुल उतना ही है, तो कई बच्चों ने कहा हाँ है। उन्होंने कहा कि हाँ सेम, दोनों में सेम मात्रा में मिट्टी है। फिर उन्होंने बच्चों के सामने मिट्टी के एक ढेले को पिचका कर सीधा कर दिया। अब उन्होंने बच्चों से उस पिचके हुए ढेले की तरफ इशारा करके कहा कि क्या अब भी इसमें मिट्टी की मात्रा उतनी है जितनी कि दूसरे में है, इसमें मिट्टी कम है या ज़्यादा है, ये बताओ। पियाजे के प्रयोगों में सालापूर्व बच्चे सोचते हैं कि जब मिट्टी के इन दोनों टुकड़े में से एक का आकार बदल दिया जाता है तो उसमें मिट्टी की मात्रा भी परिवर्तित हो जाती है। यानी चपटा किया तो उन्हें लगा कि ये मात्रा बढ़ गई है। अर्थात बच्चे समझने लगते हैं कि दोनों ठेलों में मिट्टी की मात्रा अलग अलग है। दूसरे शब्दों में बच्चे संरक्षण नहीं कर पाते हैं। संरक्षण की योग्यता जो होती है ये, इसमें बच्चों का विकास
इसमें बच्चों में 3 चरणों में इसका विकास देखा जा सकता है। 5 वर्षीय शाला पूर्व बच्चे बिल्कुल भी संरक्षण नहीं कर पाते हैं। इसके बाद संक्रमण की अवस्था आती है। इसमें कुछ स्थितियों में तो बच्चे संरक्षण कर लेते हैं और कुछ में बच्चे संरक्षण नहीं कर पाते। उसके बाद उनमें संकल्पना का विकास धीरे धीरे हो रहा होता है और उसके बाद धीरे 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 बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और वो संरक्षण करना सीख जाते हैं। यह अवस्था 8 से 10 वर्ष के अंतर्गत उभरती है। अब बच्चे जोर देके कह सकते हैं कि दोनों में मिट्टी की मात्रा समान है, यानी कि अब बच्चे संरक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार पियाजे ने दूसरे प्रयोग में मात्रा के परीक्षण से संबंधित संरक्षण के लिए शाला पूर्व बच्चों को 2 एक जैसे ग्लास दिखाए। दोनों ग्लासों में एक जितना पानी भरा था। पूछे जाने पर शाला पूर्व बच्चे सहमत होते हैं कि हाँ, दोनों ग्लासों में बराबर पानी है। उसके बाद एक ग्लास का पानी तीसरे ग्लास में पलट दिया गया, जो ग्लास क्या उन दोनों ग्लासों से थोड़ा चौड़ा था और छोटा था। ऐसा उन्होंने बच्चों के सामने ही किया था। तो उसमें बच्चों के सामने जब उन्होंने ऐसा किया तो पानी डाला तो बच्चों ने देखा कि पानी जो ग्लास छोटा है तो वहाँ से इस ग्लास में पानी की सतह कम ऊंची उठी, यानी क्योंकि वो चौड़ा था। अब बच्चों से पूछा गया कि क्या दोनों ग्लासों में पानी की मात्रा समान है, या छोटे और जो खुले चौड़े ग्लास है उसमें पानी ज़्यादा है, या फिर लंबे या पतले ग्लास में पानी ज़्यादा है। अधिकांश शालापूर्व बच्चों ने बताया कि लंबे और पतले ग्लास में पानी ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें ग्लास जो था वो बड़ा ग्लास है, उसमें उनके हिसाब से ज़्यादा पानी आएगा। कम आयु वर्ग के बच्चे भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले दोनों ग्लासों में पानी की मात्रा एक जितनी थी। वे इससे भी सहमत हैं कि न तो उस ग्लास में पानी डाला गया न ही निकाला गया। फिर भी बार बार वे यही कहते हैं कि पलटने के बाद छोटे ग्लास में पानी कम हो गया। अब होता यह है कि 2 ग्लासों में भरे पानी की ऊंचाई की और उसका ध्यान बच्चे का ध्यान क्या ऊंचाई की तरफ ही केंद्रित हो जाता है, और वे कहते हैं कि उनमें से एक में ज़्यादा पानी है और एक में कम पानी है। इस प्रयोग में शालापूर्व बच्चे या तो दोनों ग्लास की लंबाई या चौड़ाई उसके पहलू के आधार पर अपना अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और इसी तरह चौड़ाई लंबाई को ध्यान में रखते हुए उत्तर देते हैं। चौड़े वाले ग्लास में पानी कम है क्योंकि ये ग्लास छोटा है, या जल की ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित होने के कारण वे ऐसे कहते हैं कि इस ग्लास में तो पानी कितना ऊंचा है तो इसलिए ये पानी ज़्यादा है इस ग्लास में। बड़े ऊंचाई चौड़ाई दोनों को एक साथ लेकर इस समय वे विचार नहीं कर पाते, यानी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों को एक साथ वो नहीं सोच सकते हैं। ऐसा करने में यदि वे समर्थ होते तो समझ पाते कि ग्लास पतला है तो ऊंचा भी ज़्यादा है और दूसरे की ऊंचाई कम है तो चौड़ाई ज़्यादा है। इस प्रयोग में बच्चे की विकासात्मक प्रवृत्ति तो वही है जो कि पिछले मिट्टी की तरह ही था, लेकिन इसमें क्या है, बच्चे धीरे 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 थोड़े बड़े हो जाएंगे, लगभग 9 वर्ष के, तो वो समझ पाएंगे कि दोनों जो ग्लास है उनमें पानी की मात्रा समान है। एक अन्य प्रयोग में शालापूर्व बच्चों की विचार शक्ति के पहलुओं को दर्शाया गया है कि बच्चों को बराबर लंबाई की 2 छड़ें दिखाई गई और उनके सामने रख दी गई। उसके बाद उनसे पूछा गया कि दोनों छड़ें जो बराबर हैं बराबर दिखती हैं। पूछे जाने पर शालापूर्व बच्चे कहते हैं कि हाँ, उन्हें समान ही कहते हैं कि हाँ, ये दोनों छड़ें समान है। जब उनके सामने ही एक छड़ दूसरी छड़ के दाईं ओर सरका दी जाती है, जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाई नहीं कि थोड़ा दाईं ओर खिसका दी गई या सरका के फिर पूछा गया कि भाई अब बताओ कौन सी छड़ बड़ी है कौन सी छोटी। तो बच्चे कहते हैं कि ऊपर वाली छड़ जो है वो लंबी है, कोई कहता है नीचे वाली छड़ लंबी है। शालापूर्व बच्चे इसी तरह का उत्तर देते हैं क्योंकि उनकी विचार शक्ति में जो है ना ऐसा ही है कि उनको ये समझ नहीं आता है। धीरे 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 बच्चे समझने में थोड़ा उनको टाइम लगता है संरक्षण करने में। इसका एक कारण है कि शालापूर्व बच्चे एक विचारधारा पर वापस उल्टा नहीं सोच पाते, यानी वे मानसिक रूप से अपने विचारों को विभिन्न चरणों में उलट पलट कर पुनः विचार नहीं कर पाते। अन्य शब्दों में वे अपने विचारों में प्रतिव्यर्थता नहीं कर पाते, यानी कि एक बार उन्होंने जो सोच लिया उनके हिसाब से ये नहीं है कि अच्छा ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी शालापूर्व बच्चों में कि उनकी सोच इतनी विकसित नहीं होती है। संरक्षण करने के लिए बालिका को मानसिक स्तर पर ही पानी को पुनः पहले वाले ग्लास में डालना पड़ेगा, फिर पिचके हुए मिट्टी के ढेले को दोबारा से गोल ढेलों में परिवर्तित करना होगा। इसके बाद उन्हें पता लग सकता है कि हाँ भाई इनमें क्या अंतर है। अपनी विचार शक्ति में
प्रतिव्यर्थता लाने में बालिका असमर्थ होती है। यदि ऐसा करने का सामर्थ्य उसमें होता तो वह समझ पाती कि छोटे और चौड़े ग्लास में पानी का स्तर पहले वाले ग्लास की अपेक्षा नीचा क्यों है, और बता पाती कि दूसरे ग्लास की चौड़ाई ज़्यादा है और उसमें पानी फैल गया है इसलिए कम लग रहा है, इसलिए उसका स्तर नीचा हो जाता है। विचार शक्ति में जो ये प्रतिवर्तता आती है संरक्षण के लिए निर्णायक होती है और तभी विकसित होती है जब बच्ची विकास की अगली अवस्था यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवधि में प्रवेश कर लेती है। जब शाला पूर्व बच्चों के विचार शक्ति का प्रभाव हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। शाला पूर्व बच्चों में होने वाले झगड़ों के बीच में भी हम देख सकते हैं इस तरह के कि अक्सर झगड़े में कहते हैं कि दूसरे बच्चे को ज़्यादा ये चीज़ मिली है, क्योंकि ग्लास का आकार भिन्न होता है ना, इसलिए, जबकि मिला दोनों को बराबर होता है। वास्तव में कई बार पालनकर्ता और अध्यापक इस प्रकार के झगड़े को रोकने के लिए एक जैसे प्याले या ग्लासों का प्रयोग करते हैं। शाला पूर्व बच्चों द्वारा उपयुक्त प्रयोगों में संरक्षण नहीं कर पाने का कारण है संरक्षण के प्रति वे अहम केंद्रित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे एक ही वस्तु या घटना की ओर तथा उसकी एक ही आकर्षक विशेषता की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं और अन्य सभी पक्षों की वे उपेक्षा कर देते हैं। अर्थात शाला पूर्व बच्चे एक समय में एक ही प्रकार की वस्तु की विभिन्न विशेषताओं या विभिन्न दृष्टिकोणों पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं। एक ही पहलू पर केंद्रित होने के वाली उनकी जो मानसिक प्रवृत्ति होती है उसका संबंध उनके प्रत्यक्षीकरण के दौरान एक ही पहलू को प्रधान रूप से देखने के समान होता है। शाला पूर्व बच्चे जो देखते हैं उसकी प्रधानता भी उनकी विचार शक्ति में पाई जाती है। यही प्रधानता कभी कभी उन्हें तर्कपूर्ण रूप से सोचने से रोक देती है। वह आपकी इस बात से सहमत तो हो जाएंगी कि दोनों मिट्टी के ढेले हैं ना, उनमें मिट्टी एक जैसी चपटा करेंगे तो भी मिट्टी समान ही रहेगी, न ही इनमें मिट्टी डाली गई न ही निकाली गई। फिर भी उनका विश्वास तो यही रहता है कि एक में दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा मिट्टी है, क्योंकि देखने में वे ऐसे ही लग रहे हैं कि एक में ज़्यादा है एक में कम है। के बाद जो अनुसंधान जो हुए हैं ये दर्शाता है कि कुछ मामलों में शाला पूर्व बच्चे संरक्षण कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालते हुए यदि उस ग्लास को जिसमें तरल पलटा जा रहा है सभी तरह से इस तरह से ढक दिया जाए कि बच्चे पानी की ऊंचाई ना देख सकें, यानी पानी दिखाई ना दे, तो बच्चे सही रूप से संरक्षण कर सकते हैं। इस शोध से पता चलता है कि यदि उन पहलुओं को छुपा दिया जाए जो शाला पूर्व बच्चों को असमंजस में डाल देते हैं या जिनसे वे प्रभावित हो जाते हैं, तो वे संरक्षण कर पाते हैं। यानी कि बच्चों को अगर पानी ना दिखे, यानी कि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो किसी चीज़ को देख के, तो वो संरक्षण कर पाते हैं। इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि यदि उन्हें वही ग्लास दोबारा दिखाया जाए, यानी कि जिस चीज़ को पहले ढक के दिखा रहे हैं ना, बाद में हटा के दिखा दिया जाए, तो कई शाला पूर्व बच्चे समानता के अपने निर्णय को बदल भी सकते हैं और अपने निर्णय को बदल के वो कह देते हैं कि नहीं 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 नहीं, इस ग्लास में तो ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है। यानी कि बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए वापस से वही बोल देते हैं। और अगर बच्चों को ये चीज़ें मतलब जितना कन्फ्यूज़न कम होगा बच्चे सही उत्तर देंगे। यह अनुसंधान दर्शाता है कि शाला पूर्व बच्चे विशेष परिस्थितियों में ही क्षण भर के लिए संरक्षण करते हैं। उनमें संरक्षण की संकल्पना जो होती है स्थिर नहीं होती, जो कि उन्हें किन्हीं भी परिस्थितियों में अपनी राय को परिवर्तित करने से रोक दे। यानी कि संरक्षण का जो उनके अंदर विचार होता है ना, वो स्थिर नहीं होता है, वो परिवर्तित हो जाता है स्थिति के अनुसार। हाल ही में हुए शोधों से पता चलता है कि वह स्थिति जिसमें बच्चे परिचित होते हैं उसमें वे सुसंगत रूप से संरक्षण करते हैं। जिन परिवारों में मिट्टी के बर्तन बनाना जैसे कि जीविका यानी कि कुम्हार जो होते हैं, उनमें अगर मिट्टी के बर्तन रोज बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे अगर उन बच्चों के साथ वो मिट्टी का प्रयोग किया जाए ढेलों वाला, तो बच्चे वहाँ पे आराम से संरक्षण कर सकते हैं बिना भ्रमे पड़े, क्योंकि रोज का काम है उनका मिट्टी के साथ खेलना। ऐसे अनुभव अन्य शाला पूर्व बच्चों को नहीं होते हैं, अतः वे ऐसे संरक्षण नहीं कर पाते हैं। यदि इन कुम्हार के बच्चों को उस परिस्थिति या सामग्री जिससे वे अपरिचित हैं उसका प्रयोग करके संरक्षण की जांच की जाए, तो वे शायद संरक्षण ना कर पाए। यानी कि बच्चों को उस चीज़ से संरक्षण अगर करवाया जाए जिनसे वे परिचित हैं, रोजमर्रा से की जिंदगी में परिचित है, तो बच्चे आसानी से संरक्षण कर पाते हैं, नहीं तो बच्चे संरक्षण नहीं कर पाते हैं। शाला पूर्व बच्चों की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के बारे में विस्तार से पढ़ने के बाद संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शाला पूर्व बच्चे कुछ विशेष परिस्थितियों में, जब कोई ध्यान बटाने वाली स्थिति नहीं होती,
और जब स्थिति से वह परिचित होते हैं तो संरक्षण कर पाता है, किंतु उनमें संरक्षण की जो संकल्पना होती है वो स्थिर नहीं होती है। दूसरे शब्दों में विचार शक्ति में प्रतिव्यर्थता और एक साथ कई पहलुओं पर विचार करने की योग्यता जब बच्चों में विकसित होती है तो बालिका विकास की अगली अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश कर लेती है। यही वह अवधि होती है जब बालिका सुसंगत रूप से संरक्षण कर लेती है। संरक्षण के सिद्धांतों की यह जानकारी तर्कपूर्ण विचार शक्ति की बुनियाद और वैज्ञानिक अन्वेषणों का आधार होती है। यह योग्यता हमारे दैनिक जीवन के कार्यकलापों का मूल होती है। गणितीय जो गणनाएं यानी कि लंबाई, क्षेत्र निकालना, इस प्रकार की संकल्पनाएं शामिल है, ये संरक्षण के ऊपर ही आधारित होती हैं। नेक्स्ट बच्चों में संकल्पना बढ़ती है, वो होती है वर्गीकरण की संकल्पना। बच्चे वर्गों की संकल्पना को किस प्रकार समझते हैं और किस प्रकार वस्तुओं का वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देते हैं, इसको लेके जो जीन पियाजे थे उन्होंने कई उल्लेखनीय अध्ययन किए थे। ये अध्ययन जो किए थे उन्होंने, उनके एग्जाम्पल हमें नीचे दिए गए हैं। वर्गीकरण उन वस्तुओं या घटनाओं, वर्ग जो होता है ना, उन घटनाओं या वस्तुओं का समूह होता है जिसमें कुछ निश्चित सामान्य विशेषताएं होती हैं, यानी कि कुछ वो एक जैसे होते हैं, कुछ विशेषताओं के ऊपर आधारित होके वो चीज़ें वर्ग एक जैसे होते हैं। इस तरह हमारे पास पुस्तकों, फूलों, जानवरों आदि के कई प्रकार के वर्ग हैं। वर्गीकृत करने से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को सामान्य गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों या समूहों में विभाजित करना। दूसरे शब्दों में इसका अभिप्राय है समान गुणों पर आधारित वस्तुओं को संग्रह करके अलग एक समूह में रख पाने की योग्यता। इस प्रकार एक ही वर्ग की वस्तुओं को हम एक समूह में रख सकते हैं क्योंकि वे सब एक ही रंग की हैं या फिर आकार की हैं या वे सभी खिलौने हैं या जानवर हैं। इस तरह से हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। एक वर्ग में उपवर्ग अर्थात उपसमूह भी हो सकते हैं, जैसे कि फूल है, फूल वर्ग में गुलाब का फूल हो गया, सूरजमुखी का फूल हो गया, कमल का फूल हो गया, ये उपवर्ग होते हैं, लेकिन इनका वर्ग क्या है, फूल एक होता है। इसका अभिप्राय है उपवर्ग गुलाब में से सभी समान विशेषताएं हैं जो कि फूल के अन्य वर्ग में होते हैं, किंतु इसमें कुछ निर्धारित गुण है जो इसे उपवर्ग के अन्य फूल के जो उपवर्ग है उनसे अलग कर दे। जैसे गुलाब का फूल है तो उसमें अलग विशेषताएं होंगी, सूरजमुखी का फूल है तो उनमें अलग विशेषताएं होंगी। इस प्रकार यदि हम कहते हैं कि यह गुलाब है तो इस कथन को हम अलग अलग तरह से हम इसको अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि यह एक फूल है, या कोई भी गुलाब ऐसा नहीं है जो फूल नहीं है, या कोई भी फूल ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा फूल नहीं है जो गुलाब नहीं है। यानी कि अगर हम गुलाब के बारे में बताएंगे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, किंतु यह बाद का वाक्य सही नहीं है क्योंकि फूल तो अन्य किस्में भी, फूलों के अन्य किस्में भी हो सकती है। यानी कि जैसे हम कहेंगे कि यह एक फूल है तो ये फूल है, गुलाब को फूल कह सकते हैं। कोई भी गुलाब ऐसा नहीं है जो फूल नहीं है, यानी कि गुलाब को हम ऐसे, कोई भी गुलाब का फूल होगा वो फूल ही है, तो ये कथन भी सच है। लेकिन अगर कह देंगे कोई भी फूल नहीं है जो गुलाब नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा फूल नहीं है जो गुलाब नहीं है, यानी कि सारे के सारे फूल गुलाब है, तो ये कथन हमें गलत होता है, तो इसको हम वर्ग से अलग कर सकते हैं। आइए वर्ग और उपवर्ग की संकल्पना को एक अन्य उदाहरण से समझें। जब हम कहते हैं कि स्नातक उपाधि कार्यक्रम में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसके अंक 50% नहीं हैं, यानी कि इस बात का मतलब है कि जो हमारे बच्चे हैं जो बीडीपी में जिन्होंने एनरोल किया है तो सभी के अंक 50% से ज़्यादा हैं। जब हम बीडीपी के एक विद्यार्थी विशेष की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय है कि उस विद्यार्थी के 50% से अधिक अंक है। इसके विपरीत अगर हम यह कह दें कि किसी भी विद्यार्थी, कोई भी जैसे विद्यार्थी है जिसके 50% से ज़्यादा अंक है वह बीडीपी का विद्यार्थी है, ये बात सही नहीं है। यानी कि 50% से ज़्यादा तो बहुत सारे विद्यार्थियों को जरूरत थोड़ी ना वो बीडीपी का ही हो, कोई साइंस का हो सकता है, कोई दूसरी चीज़ का हो सकता है, कोई डिप्लोमा का हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट का हो सकता है। ये बात सही नहीं है क्योंकि अन्य कार्यक्रमों में भी तो विद्यार्थी हो सकते हैं जिसके 50% से अधिक अंक हो। इस प्रकार 50% से ज़्यादा अंक वाले विद्यार्थियों के वर्ग के अंतर्गत बीडीपी के विद्यार्थियों का उपसमूह आता है, यानी कि वर्ग के अंतर्गत 50% बच्चे वालों का समूह आता है। 50% वाले जो बच्चे होते हैं वो एक वर्ग नहीं हो सकते हैं। इस तरह से वर्ग और उपवर्ग लेकर हम कल्पनाएं बना सकते हैं।
किशोरावस्था तक बालिका इस प्रकार के तर्कपूर्ण विचार व वर्गीकरण की योग्यता में दक्षता पा लेती है। इस अवस्था में पहुंचने से पहले उसे अन्य योग्यताएं भी विकसित करनी होती हैं। उसे यह जानना या समझना होता है कि वर्ग क्या है, वर्ग एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं। पियाजे ने यह निर्धारित करने का प्रयास किया कि बच्चे कब वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि किस उम्र से बच्चों में वर्गीकरण की संकल्पना शुरू हो जाती है। पियाजे ने जो वर्गीकरण के लिए अध्ययन किए थे वो निम्नलिखित हैं। वर्गीकरण के इस कौशल का अध्ययन करने के लिए पियाजे ने बच्चों को विभिन्न वस्तुएं दी और उनसे उन्हीं वस्तुओं को इकट्ठा करने को कहा जो एक जैसी या फिर समान थी। यह वर्गीकरण कर पाने का मूल आधार है। एक विशेष प्रयोग में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को 3 भिन्न रंगों लाल, नीले और पीले रंग के बच्चों को चतुर्भुज, त्रिकोण या वृत्तखंड के बाहर जो काट दी गई और उनके एक जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करने का, यानी कि बच्चों को क्या त्रिभुज हो गया, त्रिकोण हो गया और वृत्तखंड यानी कि गोल जो होता है ना, वो चीज़ें बच्चों को दी गई और बच्चों से को इकट्ठा करके और दिया गया और बच्चों से कहा गया कि इनमें एक जैसे जो चित्र है ना वो अलग रखो। अब हम कलर के आधार पर भी उनको कह सकते हैं, बच्चे क्या है कलर के आधार पर भी उनको एक जैसा कर सकते हैं। लाल रंग के भले वो चतुर्भुज हो, भले वो त्रिकोण हो, भले वो चौकोर हो, कुछ भी हो, बच्चे एक साथ रख सकते हैं। 2 या 3 वर्षीय बच्चे इन भिन्न भिन्न आकारों के इस्तेमाल से नमूने या चित्र बनाते हैं। वे इनसे अनियमित या टेढ़े मेढ़े आकार बनाएंगे और उन्हें एक पंक्ति या गोले में व्यवस्थित रूप से रखेंगे, या वे उनसे भिन्न भिन्न संरचनाएं बनाकर घर की संज्ञा दे देते हैं। वे वस्तुओं को रंगों या आकारों पर हमेशा ध्यान नहीं देते और इन्हीं के आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध नहीं कर पाते हैं। इसी प्रयोग के आधार पर पियाजे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस आयु के बच्चों में वर्ग और वर्गीकरण की कोई संकल्पना नहीं होती है। पियाजे के अनुसार 4 से 6 वर्षीय शाला पूर्व बच्चे अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित रूप से समान वस्तुओं को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि 4 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं वो वर्गीकरण नहीं कर पाते, लेकिन 4 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो व्यवस्थित रूप से इन चीज़ों को अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वे वस्तुओं का समूह बनाने के लिए उनके आकार और रंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देते हैं, किंतु वर्गीकरण का नियम स्थिर या समरूप नहीं होता है। एक समनुरूप नियम से हमारा अभिप्राय है, यदि चतुर्भुजों का एक वर्ग बनाया जाए तो इसके अंतर्गत समस्त चतुर्भुज आने चाहिए और केवल चतुर्भुज ही आने चाहिए और कोई अन्य आकार नहीं। किंतु इस आयु वर्ग में क्या होता है कि बच्चे आकार का आधार मानकर वर्गीकरण प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं और सभी चतुर्भुजों को इकट्ठा कर देती है। पर ऐसा करते हुए अचानक उसका ध्यान चतुर्भुज के रंग की ओर आकर्षित हो जाता है, यानी वो देखते इसका रंग हरा है या लाल है तो क्या उस बाद में धीरे धीरे करके वो उस रंग की चीज़ों को भी उसमें मिलाना शुरू कर देती है और उसके बाद उस समूहीकरण का आधार परिवर्तित होकर रंग के ऊपर आ जाता है और उस चतुर्भुज विशेष के बाद वह समान रंगों के वृत्तखंड व त्रिकोणों को भी उसी में रख देती है। इस प्रकार अब आपके पास वस्तुओं का जो मिश्रण होगा वहाँ वर्गीकरण का आधार एक के बाद दूसरे गुणों के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। यह वास्तविक वर्गीकरण नहीं होता है, दर्शाता है कि शाला पूर्व बच्चे वस्तुओं को वर्गीकृत करना तो सीख रहे हैं, पर जब उन्हें साथ रख रहे हैं तो उनको गुणों को देखकर उनका ध्यान अन्य गुणों की तरफ भी भटक जाता है। दूसरे शब्दों में वर्गीकृत करते समय वे वस्तुओं के प्रत्यक्ष गुण को प्रमुखता देते हैं और सुसंगत रूप से एक ही गुण के आधार पर वर्गीकरण बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसके बाद वर्गीकरण की अगली अवस्था होती है 6 वर्ष के बाद शुरू होती है, वो होती है कि वर्गीकरण के नियमों में बच्चे स्थिरता दर्शाने लग जाते हैं। अब वे नियमों को निर्धारित कर सकते हैं, पूरे वर्गीकरण के दौरान एक ही नियम को बनाए रखते हैं। जैसे कि यदि रंग के आधार पर हम उनसे वर्गीकरण करवाएंगे तो वो रंग को ध्यान में रखेंगे, आकार के आधार पर तो वो आकार को। अब वो चाहे एक ही नियम चुनते हैं सभी वस्तुओं के लिए, चाहे चतुर्भुज त्रिकोणों इकट्ठा रखेंगे। अगर रंग का नियम होगा तो वर्गीकरण के पश्चात अब उनके पास 3 समूह वर्ग होते हैं, विभिन्न रंगों के 3 वर्ग या विभिन्न आकार के 3 वर्ग होते हैं। इसके बाद बालिका जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करती है तो वह अपेक्षाकृत अधिक विकसित रूप से वर्गीकरण कर सकती है। वह जब बालिका आकार व रंग के आधार पर वर्गीकरण करने के योग्य हो जाती है, जैसे कि आकार के आधार पर वर्गीकृत करने के पश्चात बालिका प्रत्येक आकार के विभिन्न रंगों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, अर्थात चतुर्भुजों के वर्गों का विभिन्न रंगों के चतुर्भुजों के उपसमूहों में बच्ची वर्गीकरण कर सकती है। ये तो पियाजे ने अध्ययन किया था। इसके बाद हाल ही में जो शोध हुए हैं उनके अनुसार
यह पाया गया है कि यह कार्य आसान रूप से अगर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी कि बच्चों को स्पष्ट कर दिया जाए कि आप उनसे क्या चाहते हैं, तो पियाजे के विचारों के विपरीत बच्चे बेहतर वर्गीकरण करने की योग्यता दर्शाते हैं। 3 से 4 वर्षीय बच्चों के साथ वर्गीकरण पर अध्ययन करते हुए एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित ढंग से प्रयोग किया था। शोधकर्ता ने जानवरों, खाद्य पदार्थों, फर्नीचर व कठपुतलियों के चित्र इकट्ठे किया। बताया कि कठपुतलियों को खाद्य पदार्थों के चित्र बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद वे सारे चित्र बच्चों को दे दिए, शाला पूर्व बच्चों को, और कहा कि इन चित्रों को 2 अलग अलग डिब्बों में डालें। एक डिब्बे में उनसे उन चित्र को डालने का जो कि कठपुतली को पसंद है, और दूसरे डिब्बे में वो चीज़ें डालें जो कठपुतली को पसंद नहीं है। इस ढंग से जब उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि उन्हें क्या करना है, उन्हें जो करना था उसके बारे में संकेत भी दिए गए, तो बच्चों ने वस्तुओं को सही ढंग से वर्गीकृत कर दिया था और उसमें वो समर्थ रहे। उन्होंने चित्रों को खाद्य व खाद्येतर वर्गों, फर्नीचर से इतर वस्तुओं के आधार पर उसी प्रकार अलग अलग किया जैसा कि उनसे बताया गया था। रोजमर्रा के जीवन में वर्गीकरण की ऐसी कई घटनाएं शाला पूर्व वर्षों में देखने को मिलती हैं। फलों और सब्जियों को अलग अलग करते हुए वे समूहीकरण कर रहे होते हैं। जब माला पिरोते हुए वे लाल रंग के मोती एक तरफ करते हैं, फिर नीले रंग के मोती दूसरी तरफ कर देते हैं, तो भी बच्चे वर्गीकरण करते हैं। मीठी चीज़ें अलग रखते हैं, नमकीन चीज़ें अलग रखते हैं, वो भी वर्गीकरण करते हैं। ऐसा करते हुए भी वर्गीकरण के कौशल का परिचय दे रहे होते हैं। एक छोटे शाला पूर्व बच्चे को वयस्क द्वारा वर्गीकरण का नियम बताने की आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद वे कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। जैसे कि वयस्क कहते हैं, सारे लाल मोती मुझे दे देते, तो बालिका इस कार्य को भली भांति कर देती है। थोड़े बड़े शाला पूर्व बच्चे बिना किसी प्रेरणा के यह कार्य कर पाते हैं, जहाँ तक समूह को केवल एक आधार पर ही अलग अलग करना शामिल होता है। किंतु जहाँ समूहों की परस्पर भिन्नता का आधार होता है, एक से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जो ये वर्गीकरण है वो थोड़े से बड़े जो बच्चे होते हैं, शाला पूर्व बच्चे, वो ही कर पाते हैं। ऐसे कार्यों में बालिका को सहायता की जरूरत पड़ सकती है। इस चर्चा के बाद हम शाला पूर्व बच्चों के वर्गीकरण कौशलों के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल पाए हैं, हमें ये सोचना है। यानी ऐसा लगता है कि शाला पूर्व बच्चों में कुछ आधारभूत समझ होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कुछ चीज़ें एक जैसी होती हैं। यदि वर्गीकरण की जो संकल्पना होती है उससे संबंधित प्रयोग सरल किए जाएं, तो बच्चे आराम से इस काम को कर पाएंगे। लेकिन उन्हें वर्गीकृत करने के लिए वयस्कों की मदद और संकेत लेना दर्शाता है कि उन्हें अभी वर्गीकरण के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया है। मिलाने की योग्यता और सामान्य संबंधों को पहचानने की योग्यता वर्गीकरण की योग्यता से अलग होती है। वर्गीकरण से विभिन्न वस्तुओं में जो सामान्य है उसे पहचानने की योग्यता सम्मिलित होती है, यानी कि यह पता लगाना भी वर्गीकरण में शामिल है कि वस्तुओं का जो समूह है इसमें कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी होती हैं। वर्गीकरण में बालिका को वस्तुओं के संग्रह को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना होता है, न कि सामान्य संबंध के आधार पर एक जोड़े में मिलाना। वर्गीकरण उच्च स्तर की मानसिक योग्यता होती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि वस्तुएं जो होते हैं उनके समूह में अलग अलग करने के लिए विभेदीकरण, तर्क शक्ति, विश्लेषण, चयन कर पाने की योग्यता का होना अनिवार्य है। वर्गीकरण की योग्यता जो बच्ची में आती है वो बताती है कि वस्तुओं के वर्गीकृत करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। यह योग्यता नवीन व पृथक विचार शक्ति को प्रोत्साहित करती है। यह बालिका की अहम केंद्रिकता को कम करती है। वर्गीकरण कर पाना एक महत्वपूर्ण योग्यता है जिसमें बच्चों को अवश्य सक्षम होना चाहिए, क्योंकि सभी सामान्य परिस्थितियों का आधार वर्गीकरण ही होता है। इनमें इसके बारे में यदि आप और विचार करेंगे तो पाएंगे कि अपने रोजमर्रा के कार्यों में वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे संख्या की संकल्पना, अन्य गणितीय संकल्पनाओं को अर्जित करने के लिए भी वर्गीकरण करना पूर्वापेक्षित है। वर्गीकृत करने की योग्यता के आधार पर ही कई विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के कार्य संपन्न होते हैं। तो ये वर्गीकरण की संकल्पना थी। तो यहाँ पे ये चैप्टर का दूसरा पार्ट यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। बाकी चैप्टर हम अगले पार्ट, तीसरा पार्ट इसका लेके आएंगे, उसमें हम ये चैप्टर बाकी का पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।